तो साथियों, आज सुबह जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा हुई है, सोशल मीडिया पर सरकार को जमकर कोसा जा रहा है। और ये लाजमी भी है, क्योंकि अभी दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए, तो जब बच्चे का निवाला महंगा हो जाए, मुंबई में गैस के दाम बढ़ गए, जिससे चूल्हा जलता है वो महंगा हो जाए, और जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो लिहाजा सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा रेलवे और ट्रक दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे सामान ढुलाई होती है और वो डीजल पर डिपेंडेंट है। तो एग्जैक्टली देखें, अगर हम कितना बढ़ा तो 3 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल दोनों के भाव बढ़े हैं। दिल्ली के भाव को देखें तो पेट्रोल हो गया है बढ़ के 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। लेकिन अगर ईरान वार के बाद देखें कि भाई दाम हमारे यहाँ जो बढ़ा है और दूसरों के यहाँ जो बढ़ा है वो क्या है, सारे लॉजिक पे बात करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है। तो ईरान जंग के बाद हमारा जो दाम बढ़ा 3%, पहली बार तो बढ़ा ही है अभी। बांग्लादेश में अगर देखें तो पेट्रोल 16% से ज़्यादा, डीजल 15% बढ़ा दाम। चीन में जहाँ पे प्राइस कंट्रोल करती है सरकार, वहाँ 25% पेट्रोल 27% डीजल। श्रीलंका 38% पेट्रोल 41% डीजल। नेपाल 38% पेट्रोल 58% डीजल। पाकिस्तान 60% पेट्रोल और 50% से ज़्यादा डीजल के दाम बढ़े हैं। तो ये बढ़ोतरी हुई है हमारे पड़ोस में। बात की बात तो छोड़िए, अमेरिका में भी गैसोलीन के भाव इतने बढ़ गए कि गरीबों की हालत ख़राब हो गई। लेकिन खैर, अब अगर देखें कि भाई ये बढ़ोतरी हुई क्यों, तो अगर ब्रेंट क्रूड जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कच्चा तेल है, वो जनवरी में था $76, फरवरी में था $83, मार्च में था $90, अप्रैल में बढ़ के $98 प्रति बैरल, और ये अप्रैल का भाव है। इसके बाद जब आपने देखा होगा कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड किया, तो और ईरान ने भी टस से मस न होने की कस्में खाई, तो बढ़ के हो गया था ये $120 प्रति बैरल के भी पार। और जो हमारा जनवरी में खरीद थी, 3-4 महीने के लिए हम पहले से डील करते हैं, वो $65 के भाव पे था, और आज की तारीख में वो भाव जो है एवरेज $110 प्रति बैरल है। तो एक बड़ा कारण है जिसके कारण सरकार को घाटा हो रहा था, जबकि सरकार ने शुरू में ही 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर दोनों पेट्रोल डीजल पे घटा दिए थे। इसके बाद सरकार को उस टैक्स में 10,000 करोड़ का घाटा हो रहा था, और फिर सरकारी कंपनियों को अभी 30,000 करोड़ रुपए महीने का की अंडर रिकवरी हो रही थी। ये समझिए कितनी बड़ी चीज़ है। और ये ट्रंप जब गए हैं, अभी शी जिनपिंग से बात भी की है, ये घटता हुआ तो दिख नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इन लोगों ने आपस में बात की। व्हाइट हाउस ने अपने रीडाउट में कहा है कि शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर का सैन्यीकरण ना हो और फ्री मूवमेंट हो, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। भाई वो करेगा भी क्यों, क्योंकि ईरान उसका बहुत टाइम एंड टेस्टेड पार्टनर है, तो इस उनकी तरफ से ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। इसलिए अगर ये देखें कि ये संकट अगर लंबा जारी रहा, या अगर आप चलिए मान लेते हैं ख़त्म हो गया, तो भी अभी तुरंत इसमें कुछ सुधार होने की संभावना नहीं है। अब चक्कर क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 1500 से ज़्यादा जहाज़ फंसे हुए हैं। अब ये बड़े जहाज हैं, लाखों टन तेल इससे आता जाता है। अब आप कहेंगे, जैसे एक ऑप्शन होता है ना कि हमारे पास जहाज है, चलो हम वेनेजुएला भेज देते हैं, चलो हम अमेरिका भेज देते हैं। वो जहाज ही नहीं है उपलब्ध, वो जहाज वहाँ फंसा है, वो चाहे खाली हो या लदा हो। पहले 100 जहाज एक दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे, अब तो वो टोल टैक्स वसूल रहे हैं, उसके चक्कर में थोड़ा बहुत हमारे साथ दोस्ती भी निभाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 जहाज इधर से उधर जा आ रहे हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि चलिए आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ईरान के प्रपोज़ल को अमेरिका मान भी ले, जो ठुकरा चुका है, आज की ये लेटेस्ट खबर है। ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर जो परमाणु समझौता है उस पर बाद में बात हो, पहले सारे युद्ध पूरी तरीके से रोक दिए जाएं, इंक्लूडिंग लेबनान। अमेरिका तैयार नहीं है, वो कहता है पहले भैया यूरेनियम ख़त्म करो। अब ऐसे में अगर बंद भी हो जाए, अमेरिका मान भी जाए, तो क्या होगा? पुराना स्टॉक पहले ख़त्म करना होगा। आप समझिए, जो हमने महंगे दाम पे लिए हैं वो 3-4 महीने तो रिफाइनरी में वो चलेगा, वो बाहर जाएगा, फिर वो जब जहाज़ वहाँ से फ्री होंगे और फिर कच्चा तेल आएगा, फिर वो रिफाइन होगा,
इन सब में नए जहाज़ों को भी पहुंचने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं और फिर रिफाइनरी में पहुंचना, उसका प्रोसेसिंग होना, इस पे टाइम लगता है। और मार्केट जो है वो फ्यूचर पे चलता है, मतलब आज के दाम पे नहीं चलता, वो आगे के दाम पे हम पहले से फिक्स कर लेते हैं वायदा कारोबार में, और डील तय हो जाती है कि इतने रुपए प्रति बैरल पे हम आपसे लेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हुआ और शाम को, हो सकता है ब्रेंट क्रूड कल घट जाए, लेकिन आम उपभोक्ता जो हम लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, हमें वो फ़ायदा, ट्रक अगर कोई चलाता है हमें वो फ़ायदा होगा नहीं। तो क्रूड के दाम भले 2 से 5 दिन में गिर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम को घटने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। इसलिए अगर उस दृष्टि से देखा जाए, दूसरे देशों से तुलना की जाए, तो हमारे यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है वो लाजमी, हालांकि ये हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए फिर इलेक्शन का इंतज़ार क्यों किया, उस लफड़े में मैं नहीं जाना चाहता। वो पॉलिटिक्स क्या है, सच ज़मीनी हकीकत क्या है, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए वो आप सब जानते हैं। वो आपको तय करना है कि उसका क्या लेना देना है या नहीं है। ऑब्वियसली लेना देना है, लेकिन कितना है, क्या है, ये कोई भी सरकार जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो रिस्क नहीं लेती कि इलेक्शन से पहले हम बढ़ा दें। खैर, हाँ, अब मन में ये ज़रूर है कि भैया ये तो पहली किस्त है, अब अगर ये ट्रंप भी आज लौट रहे हैं, फिर पुतिन जाएंगे अगले हफ्ते, जैसी खबरें आई हैं वो बीजिंग, तो क्या होगा? तो क्या ये समझौता होता हुआ दिख रहा है ईरान के साथ? मुझे तो लगता है कि नहीं। हाँ, एक उम्मीद है, आज हमारे प्रधानमंत्री यूएई गए थे, वहाँ उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से बात की है और एनर्जी सिक्योरिटी पे डील भी हुई है, एलपीजी को लेके, एलएनजी को लेके, क्रूड ऑयल को लेके भी। ओपेक से ऑलरेडी हट चुका है यूएई, और सबसे अच्छी बात है कि वो भारत का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान का है, वैसे यूएई का भारत के साथ संबंध है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में तेल की जो किल्लत है और गैस की, वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन अभी निकट भविष्य में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि अगर निकट भविष्य में ये ख़त्म होता हुआ नहीं दिखा, सप्लाई चेन में जो रुकावट है वो नहीं टूटी, तो क्या पता शायद 3 बार 4 बार और तेल, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो स्टेट के हमारे जो फिनांसेस हैं वो यही कहते हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल घट चुका है, आधा लगभग हो गया है, 38 अरब डॉलर पर आ चुका है। तो इसीलिए सोना न खरीदने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। लिहाजा गंभीर तो है स्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्क फ्रॉम होम की तरफ कई स्टेट जा रहे हैं, पीएम सीएम मंत्रियों के काफिले में गाड़ियां घटाई जा रही हैं। तो स्थिति कितनी संवेदनशील है ये आप समझ सकते हैं। हाँ, ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है कि अचानक ये पिछले 3-4 दिनों में ही स्थिति ऐसी संवेदनशील है हमारे सामने क्यों रखा गया, पहले सब कुछ ठीक ठाक है वाला भाव क्यों था। ये सब सारे सवाल हैं और जायज़ हैं, जो हमें पूछने चाहिए। हम एक जागरूक जनता और जनतंत्र इसीलिए जिंदा है कि सवाल पूछे जाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे जुड़ूंगा किसी और मुद्दे पे। नमस्कार।